हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती क्या है और मतलब किस में होती है, क्यों होती है, और नाभिकीय विखंडन पे आधारित अभिक्रियाएं कितनी टाइप के होती हैं, श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, जिसमें हम लोग नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है जिस पे परमाणु बम आधारित है, और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आज हम लोग लास्ट में नाभिकीय रिएक्टर और उसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहली हेडिंग हमारी है नाभिकीय विखंडन। कभी कभी पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, उदाहरण दो। ठीक है ना, तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय खंडन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, फिशन या फिजन। ठीक है ना, तो हमने एक ग्राफ पढ़ा था अभी पीछे, बंधन ऊर्जा वक्र पढ़ा था, ग्राफ पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि जो भारी नाभिक थे उनकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है, अनस्टेबल होते हैं। उसी तरह हल्के नाभिक जैसे ड्यूटेरियम होता है वो भी अनस्टेबल होता है। तो हम यहाँ पे पहले भारी नाभिक जो हैं वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए आपस में विखंडित होते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है जिसको हम लोग स्पॉन्टेनियस विखंडन कहते हैं, जो होता रहता है। उसमें क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा विकिरण जो होते हैं वो निकलते रहते हैं। लेकिन हमको स्पॉन्टेनियस नहीं पढ़ना है, हमको जो पढ़ना है एक तरह से कि हम यूरेनियम को विखंडित करवाएंगे न्यूट्रॉन के द्वारा। मतलब आप भारी नाभिक को न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कणों के बौछार करके उसको विखंडित कराएं। एक तरह से हम लोग कृत्रिम विधि द्वारा नाभिकीय विखंडन कराएंगे। एक तो होगा स्पॉन्टेनियस, मतलब जो अपने आप होता है, और एक जो होगा उसको कराना पड़ता है। ठीक है ना, तो जो कराना पड़ता है हम लोग उसी को पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक जिसको हम लोग इंड्यूस्ड या प्रेरण, एक तरह से प्रेरण विखंडन भी कह सकते हैं। तो प्रेरण विखंडन के बारे में हमको पढ़ना है। जैसे भारी नाभिक क्या होते हैं, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए विखंडन होते हैं, मतलब हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। दो बराबर, लगभग बराबर साइज के हल्के नाभिकों में टूट जाने से उनकी जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब जो बंधन एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन वो बढ़ जाती है, तो इसलिए स्टेबल हो जाता है। तो एक स्पॉन्टेनियस हो गया। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप होता रहता है ना, एज यूजुअल इस तरह से होता रहता है। और एक होता है इंड्यूस्ड करना, मतलब है कि कृत्रिम विखंडन कराना। तो हम लोग आज कृत्रिम विखंडन के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु बम, श्रृंखला अभिक्रिया, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो उस ग्राफ में हमने देखा था कि भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। टूट कर वो क्या करते हैं कि अपनी बंधन ऊर्जा बढ़ाते हैं, मतलब उसमें बंधन ऊर्जा अपार ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, मतलब रिलीज हो जाती है। तो वो जो है बंधन ऊर्जाओं को, जो टूटता है उसकी बंधन ऊर्जा और जिसमें दो टूटता है उनकी बंधन ऊर्जाओं का जो अंतर होता है उतनी ऊर्जा रिलीज हो जाती है, यानी मुक्त हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे उसको भी देखेंगे कि कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, इसके बारे में फिर हम लोग चर्चा करते हैं। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि किसी भारी नाभिक के अपेक्षाकृत दो हल्के नाभिकों में विभक्त होने पर या विभक्त होने की घटना को दो हल्के नाभिक, दो या दो से अधिक भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे दो या दो से अधिक
हालांकि जो रिएक्शन देखा गया है वो उसमें 2 हल्के नाभिक भी बनते हैं, 2 से अधिक भी बनते हैं, लेकिन यूजुअली जो देखा गया जो अधिक बार देखा गया है कि भारी नाभिक 2 इक्वल साइज में ही टूटता है, लगभग इक्वल साइज में विभक्त होता है। तो दो ज्यादा देखा गया है और ट्रिपल या 2 से अधिक फोर्थ पार्ट में या ट्रिपल पार्ट में कम देखा गया है। तो एज यूजुअली 2 हल्के नाभिकों में इस डेफिनेशन में लिखा जाता है। 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक विभक्त होने की घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आप 2 भी लिख सकते हैं। विभक्त होने की घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ठीक है ना। इस घटना में अपार ऊर्जा मुक्त होती है ना। इस घटना में अपार ऊर्जा यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। अभी हम लोग देखेंगे कि मुक्त होती है, केवल 1% मास डिसअपियर होता है तो कम से कम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यानी एक न्यूक्लियस से मुक्त होती है। और ये जो मुक्त होती है ये दोनों बंधन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। अब दोनों बंधन ऊर्जाओं के बारे में बताएंगे कौन। एक तो यूरेनियम की बंधन ऊर्जा, फिर यूरेनियम से जब 2 हल्के नाभिक तोड़े जाते हैं उनकी बंधन ऊर्जा और यूरेनियम की बंधन ऊर्जा के अंतर के बराबर, है ना। तो वही चीज लिखते हैं कि बंधन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है, वही अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इनके नीचे से लिख लेते हैं कि बंधन ऊर्जाओं, अभी उसका मतलब समझाएंगे। बंधन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा रिलीज्ड होती है यानी मुक्त होती है। ठीक है ना। एनर्जी क्या होती है, रिलीज्ड होती है यानी मुक्त होती है। तो कम से कम इसमें कुछ पॉइंट हैं। ये बात जो है बंधन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर अभी हम लोग देखा जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे यूरेनियम है वो टूट गया बेरियम और क्रिप्टॉन, मतलब थोड़ा सा समझाएं तो इसकी बंधन ऊर्जा कुछ होगी, है ना। मान लीजिए कि इसकी बंधन ऊर्जा है सपोज करिए कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन दोनों के मिलाकर के बंधन ऊर्जा मान लीजिए कि 400 है, मान लीजिए। तो इन दोनों बंधन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर यानी 400 में से 200 घटाएंगे तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी। तो वही चीज लिखा हूं, बंधन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना। अभी इसको समझा जाएगा कि बंधन ऊर्जाओं का अंतर कैसे निकाला जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ज्यादातर इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अच्छा चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर इसमें लिख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल ये है, जैसे तो हमें जो पढ़ना है वो यूरेनियम 235 का फिजन पढ़ना है। यूरेनियम 235 238 ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, फिर भी ये फिजनेबल नहीं होता है। ये होता है क्योंकि इसको फिजनेबल बनाया जा सकता है, मतलब विखंडित करने के योग बनाया जा सकता है, इसको नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए ये कम मात्रा में प्रकृति में केवल 0.7% है और ये करीब 93.3% पाया जाता है ना। कुछ कठिनाइयां भी पढ़ेंगे तो फिजनेबल योग उसको बनाया जा सकता है, इसको नहीं, इसलिए कि ईंधन के रूप में हम लोग विखंडित पदार्थ यूरेनियम 235 लेंगे। ठीक है ना। यूरेनियम 235 लिया जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल है, अभी सब धीरे धीरे समझ में आएगा कि यूरेनियम 235 पर अभी मंद न्यूट्रॉन से ही विखंडित होता है। जैसे यूरेनियम 235 पर मंद न्यूट्रॉनों, देखिए विखंडन 3 चीज कर सकता है, प्रोटॉन से भी हो सकता है, न्यूट्रॉन से भी हो सकता है और अल्फा पार्टिकल से भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है न्यूट्रॉन से विखंडन पढ़ना है। ठीक है ना। और हमें कृत्रिम विखंडन एक तरह से पढ़ना है, इंड्यूस्ड फिशन पढ़ना है। स्पॉन्टेनियस फिशन नहीं पढ़ना है जो कि अपने आप होता है।
जैसे यूरेनियम अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने में से अल्फा बीटा गामा चीज निकालता रहता है तब तक जब तक कि वो अस्थायित्व में ना बदल जाए, ठीक है ना। तो वो भी एक फिजन होता है। यहाँ पर हम लोग कृत्रिम मतलब एक यूरेनियम पे बमबारी कराएंगे न्यूट्रॉन से, फिर उसको दो हल्के नाभिकों में तोड़ेंगे और दो हल्के नाभिक वाली घटना ज्यादा होती है, कम से कम 1000 फिजन अगर हो रहा है तो उसमें से केवल 4 ऐसी होगी जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट बनते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर 2 ही बनते हैं। तो यूरेनियम 235 पर मंद न्यूट्रॉनों की बौछार करने पर इसे हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन कहेंगे, इसकी एनर्जी भी बताएंगे कितनी होगी बौछार करने पर, ठीक है। यह बेरियम क्रिप्टॉन नाभिकों में विभक्त हो जाता है। यह बेरियम, इसको बेरियम तथा क्रिप्टॉन के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और ये अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। बेरियम लगभग इनकी न्यूक्लियस साइज जो है बराबर होती है, मास नंबर एकदम इक्वल तो नहीं होती है लेकिन लगभग सिमिलर साइज के होते हैं, ठीक है ना। तथा क्या बनते हैं, विभक्त हो जाता है तथा इससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 190 से लेके, देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, तो एक कहीं 190 कहीं 216, तो हम लगभग ये लिख लेते हैं, ठीक है ना। लगभग कितना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो देखें जैसे क्या है, ये यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92-235 फिजनेबल वही होता है नेचर में, प्रकृति में। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है ना, न्यूट्रॉन की क्या होती है, बमबारी कराई जाती है। तो होता क्या है कि ये इसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ये मंद न्यूट्रॉन होता है, थर्मल न्यूट्रॉन जिसको बोलते हैं, अभी आगे सब आएगा, इसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन आ जाने से इसका जो है ये अनस्टेबल अवस्था में आ जाता है, यानी ये बन जाता है यूरेनियम 92-236 जो कि अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई होता है। और इससे जो होता है फिजन हो जाता है, बेरियम बन जाता है 56, है ना, बेरियम 56 144 और क्रिप्टॉन ये बन जाता है 36 और 89 और 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग एनर्जी मुक्त होती है। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि बेरियम क्रिप्टॉन ही बने, इसमें एंटीमनी, नेब्यूडियम, जीनान, स्कॉन्डियम, है ना, मतलब और भी एलिमेंट बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एलिमेंट बनने की संभावना ये होती है। ज्यादातर यूरेनियम का अगर विखंडन होता है तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन ही ज्यादातर बनते हैं, है ना। और भी 2-4 रिएक्शन हो सकते हैं, संभावना होती है, लेकिन और किसी किसी में 2 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं, किसी में 4 न्यूट्रॉन भी रिलीज हो सकते हैं, किसी में 2, किसी में 4, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन कौन देखा गया है, जिसमें यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन के बमबारी से विखंडन कराया जाता है, तो बेरियम और क्रिप्टॉन 2 हल्के नाभिक जो लगभग सेम साइज के होते हैं और उसमें 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग 190 से लेकर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा होती है इन दोनों की बंधन ऊर्जा और इसकी बंधन ऊर्जा के अंतर के बराबर, बंधन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ठीक। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। अब खाली नाभिक विखंडन आ गया तो आप इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम जो है इसमें कुछ चीज़ें जो है अभी और बताते हैं कि कैसे हमने बंधन ऊर्जा निकाला, एक एग्जाम्पल लेकर के। चलिए मिटा दिया जाए इसको। तो देखिए जो विखंडन कौन कौन से होते हैं पॉइंट वाइज वो भी लिख लिया जाए। ये जो हमने लिखाया इंड्यूस्ड फिशन कहते हैं, प्रेरण विखंडन कह सकते हो, जिसपे न्यूट्रॉन या बाहरी अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बौछार करके विखंडित कराया जाए, अपने आप नहीं होता, ठीक है ना। और ज्यादा जो रिएक्शन देखा गया कि यूरेनियम 235 जब विखंडित होता है न्यूट्रॉन द्वारा, मंद न्यूट्रॉन द्वारा, तो उसमें बेरियम क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का पाना ज्यादा संभावना होती है, ठीक है ना। क्या होती है? ज्यादा संभावना होती है। बहुत कम से कम एक चीज कह लें कि 1000 अगर फिजन हो रहा है तो उसमें से 4 ऐसे होंगे जिसमें केवल 3 एलिमेंट बन सकते हैं। जैसे यूरेनियम 235 में बेरियम क्रिप्टॉन हुआ ना, तो अगर 1000 ऐसा फिशन हो रहा है यूरेनियम का, तो उसमें 4 ही ऐसे होंगे जिसमें बेरियम क्रिप्टॉन के अलावा और कोई भी एलिमेंट बन सकता है, यानी 3। लेकिन ज्यादातर कितने बनते हैं? 2। इसलिए डिफिनीशन में अक्सर किताबों में ही लिखा रहता है कि 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। अधिकांश विखंडन जो होता है वो बाइनरी होता है ना। बाइनरी मतलब होता है कि 2, कि यहां पे कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, नोटिंग पॉइंट, कि अधिकांश विखंडन में केवल 2 एलिमेंट, केवल 2 तत्व बनते हैं, है ना। लगभग 1000 में से 4 विखंडन ऐसे हो सकते हैं जिसमें 2 से अधिक तत्व बन सकते हैं। कितना? 2 से अधिक तत्व बन सकते हैं। दूसरी पॉइंट वो होगी कि जो लगभग जो होता है, जिसको जो बनता है उसे डाटर न्यूक्लियाई कहते हैं, और जिससे विखंडन होता है वो तो पेरेंट होता है। जैसे यूरेनियम पेरेंट है, अब बेरियम क्रिप्टॉन को डाटर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो जो डाटर न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट विखंडित होकर बनते हैं विखंडन के बाद जो तत्व निर्मित होते हैं वे लगभग कंपरेबल साइज के होते हैं, लगभग कंपरेबल साइज के, लगभग समान साइज के होते हैं, साइज के लगभग क्या होते हैं? समान साइज के होते हैं, ठीक है ना। लगभग क्या होता है? समान साइज के होते हैं। कुछ स्पॉन्टेनियस फिशन होता है। स्पॉन्टेनियस माने अपने आप, है ना। मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है होता रहता है। जैसे रेडियो एक्टिविटी है ना। रेडियो एक्टिविटी जो है स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होते रहने वाला विखंडन, है ना। कुछ विखंडन अपने आप होते हैं, कुछ विखंडन अपने आप होता है। जैसे रेडियो एक्टिविता में, है ना। रेडियो एक्टिविटी जिसको कहते हैं कि इसमें जो यूरेनियम को अस्थायी प्राप्त करने के लिए कंटिन्यू अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते रहते हैं जब तक अस्थायित्व प्राप्त न कर लें। इसी को तो रेडियो एक्टिविता कहते हैं, ठीक है ना। और एक होता है इंड्यूस्ड फिशन, यानी कृत्रिम विखंडन।
कृत्रिम विखंडन या इंड्यूस्ड फिशन कहते हैं, है ना, जिसे कृत्रिम विखंडन जिसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व अल्फा कणों की बौछार करके किया जाता है। तो जिसमें हम लोग न्यूट्रॉन के द्वारा विखंडन पढ़ेंगे यूरेनियम 235 का, जो ज्यादा विखंडनीय है, लेकिन प्रकृति में पाया जाता है यूरेनियम 238। उसके अयस्क, जिसके एक तरह से अयस्क है यूरेनियम 235 खनिज है, और है ना, एक तरह से मेटलर्जी में पढ़ा है कि जैसे कि यूरेनियम 238 ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसमें से अयस्क तरह से और हम लोग यूरेनियम 235 निकालते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 1000 किलो है तो उसमें से 100 किलो, 1000 किलो में अगर देखा जाए तो केवल 7 किलो 10.7% मतलब 7 किलो ही यूरेनियम 235 की मात्रा मिलती है। तो इसलिए इसमें कठिनाई होती है इसके विखंडन में। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे कि इसके विखंडन में कठिनाइयां क्या आती हैं, ठीक है ना। तो इससे करके किया जाता है। तो यूरेनियम जिस न्यूट्रॉन से हम लोग विखंडन करते हैं, 5वां ये लिखते हैं कि यूरेनियम 235 है का विखंडन 38 का तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, उसकी चर्चा आगे करेंगे। इसका होता है मंद न्यूट्रॉन द्वारा जिसे थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। थर्मल मतलब ऊष्मीय न्यूट्रॉन है ना, कहते हैं, जिसकी ऊर्जा 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है, ठीक है ना। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक हम जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि जो एनर्जी कितनी एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल कि कितनी एनर्जी जो रिलीज होती है वो दोनों बंधन ऊर्जाओं का अंतर होता है। जो बनते हैं डॉटर न्यूक्लियाई और एक पेरेंट न्यूक्लियाई की बंधन ऊर्जाओं का अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। और हम देखेंगे केवल एक न्यूक्लियस विखंडित होता है, यानी कि 1.1% मास डिसअपियर से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए मिटा दिया जाए इसको। विखंडन में प्राप्त ऊर्जा कैसे निकालेंगे? विखंडन में प्राप्त ऊर्जा, ठीक, एक एग्जाम्पल, एग्जैक्ट नहीं है, एक एग्जाम्पल है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट है, अनस्टेबल है, विखंडनी, जिसका मास नंबर जो है 240, ठीक है, और एक तरह से हम इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे जो है विखंडन हो रहा है
दो लाइट एलिमेंट हल्के नाभिक बनते हैं YZ, लगभग इक्वल मास नंबर के, ठीक है ना। 8.5 8.5 है ना, 80 तक हमने देखा था। एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, केवल एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है सब। एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसमें ऐसा है। तो मान लेते हैं कि ये दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिसके मास नंबर वेट जो होता है वो 120 है 240 का। और इससे अनुमानता है कि इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ये है और इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ये है। दोनों इक्वल एटॉमिक नंबर मास नंबर है, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर के हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये पर न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन का। तो न्यूक्लियन में या तो एक प्रोटॉन हो सकता है या न्यूट्रॉन, है ना। दोनों की संख्या तो ए होती है, तो पर का मतलब या एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा इतनी है, तो 240 की कितनी होगी, तो इससे गुणा कर देंगे, है ना। तो 1800 कुछ आएगी, 20 शायद मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। यहाँ पे 120 गुणे 8.5, यहाँ पे 120 गुणे 8.5, ये पर न्यूक्लियन है, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की। तो 120 न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कितनी हो जाएगी, तो इसमें गुणा कर देंगे, है ना। जो भी होगा यहाँ पे गुणा कर लेगा ना, 8 जो भी आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, गुणा करने पे अनुमान है वो आता है इतना। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा। और टोटल कितना हो जाएगा, 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियर नहीं, टोटल बंधन ऊर्जा हो गई, ठीक है। तो एनर्जी कितनी, मुक्त ऊर्जा कितनी हुई, मुक्त हुई। मुक्त ऊर्जा कैसे पता करेंगे, तो 20 और 40 में से ये 1824 शायद है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये लगभग 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। हालांकि हमने 120 लिया है ना। वहाँ बोरान और क्रिप्टॉन में लगभग जो है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है ना। तो ये दो, वही हमने बात लिखा था ना कि बंधन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है, तो उतनी ऊर्जा मुक्त होती है ना। यानी कहने का मतलब है कि यूरेनियम 235 है कि एक नाभिक से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसे यहाँ पे आया तो 200 ऊर्जा मुक्त होती है। आप इसमें यह भी दिखा सकते हैं कि इसके लिए मास कितना डिसअपियर हुआ होगा, यानी मास डिफेक्ट कितना हुआ, वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आप वो भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमें वहां पे हमने एक लाइन में लिखा हुआ था ना कि बंधन ऊर्जाओं के अंतर के बराबर। तो हमने पहले इधर की बंधन ऊर्जा निकाल ली, इधर की निकाल ली, अब दोनों का अंतर ले लिया, तो इतनी ऊर्जा रिलीज हो जाती है। वही Y और Z को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक कितना मास डिसअपियर, वो भी हम निकाल सकते हैं। चलिए इस तरह से आपका न्यूमेरिकल भी लग जाएगा, अगर कहीं निकालना होगा तो आप इसी तरह निकाल सकते हैं। चलिए अब जैसे अगर 240 ये दिया हुआ है, ये मास एटॉमिक मास है, ठीक है ना। मास नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है, मास नंबर है, मतलब द्रव्यमान संख्या है, परमाणु क्रमांक नहीं है, एटॉमिक नंबर नहीं है, मास नंबर है। इसको एमयू में चेंज करना है तो 1.67 गुणे 10⁻24 ग्राम से गुणा कर दीजिए, तो ये एमयू में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, एएमयू में, ठीक है ना। किसमें बदल जाएगा ये, एक एमयू यूरेनियम का एक न्यूक्लियस की बात करें तो
तो टोटल मास ग्राम में कितने हो जाएंगे यूरेनियम के एक न्यूक्लियस का? इतना। हम अभी जानते हैं कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है एक एमयू से, हमने पीछे निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए 216 भी हमने जो देखा, इतना कितने से होगी? तो इतनी से इतना तो एक से, तो कहने का मतलब है कि 216 में गुणे 1/931.5। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, एनसीईआरटी में कैलकुलेट किया है तो लगभग 023 एमयू आया है, इतना एमयू, यानी इतनी मास 0.23 एमयू मास डिसअपियर से इतनी एनर्जी निकलती केवल यूरेनियम के एक न्यूक्लियस से। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें मास का कितना प्रतिशत आएगा, तो कहने का मतलब है कि मास टोटल ये इतना आया है और टोटल मास था कितना, है ना, एमयू है ना, और यहां पर भी 240 एमयू गुणा कर देंगे, गुणे 100, तो एमयू में कट जाएगा, भाग देंगे तो ये लगभग 0.1% आएगा, लगभग, यानी कि 0.1% मास डिसअपियर अगर हुआ है तो इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एक यूरेनियम के टूटने से। तो उसमें यूरेनियम के पता नहीं कितने न्यूक्लियस होते हैं, कितना, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, विखंडन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अभी आगे आके हम लोग संलयन भी देखेंगे तो उसमें भी इससे भी ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है ना। केवल 0.1% मास डिसअपियर हुआ तो इतनी एनर्जी रिलीज हो गई केवल एक यूरेनियम के न्यूक्लियस, ठीक है। अब चलिए हम नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला क्रिया क्या होती है वो चीज देख लेते हैं एक प्रश्न के हिसाब से, ठीक है ना। एक प्रश्न लिखते हैं, उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए तो आप बेरियम वोरियम वाला भी निकाल सकते हैं, हमने तो एक ऐसा एग्जाम्पल लिया था, बेरियम का भी एग्जाम्पल लेकर के निकाल सकते हैं। प्रश्न यह है कि नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं? चेन रिएक्शन। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया से क्या समझते हैं? ठीक है, पहली बात तो श्रृंखला चेन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज है यह कितने प्रकार की होती है, यह कितने प्रकार की होती है, और एग्जाम्पल देना है, इनके संचालन में क्या कठिनाइयां, इनके संचालन में कठिनाइयां। तो कठिनाइयों को हम पढ़ेंगे, ऐसा प्रश्न पूछता है इनके संचालन में क्या कठिनाइयां हैं होती, डिफिकल्टीज क्या होती। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला अभिक्रिया किसे कहते हैं, श्रृंखला चेन रिएक्शन अभिक्रिया क्या है, श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अभी डिफिकल्टीज भी पढ़ेंगे। देखो यूरेनियम 235 क्या है, वो विखंडनीय है, यूरेनियम 238 अविखंडनीय है, लेकिन प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, यूरेनियम 238। उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहने का मतलब है उसको निकाला जाता है ऐश के रूप में, यूरेनियम 235 जो कि विखंडनीय होता है, ठीक है ना। यानी 1000 किलो में 7 किलो केवल यूरेनियम 235 मिलता है। तो यूरेनियम 238 क्यों नहीं विखंडनीय है, क्यों ये विखंडनीय है, क्या क्या कठिनाइयां, उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी इसमें लिखेंगे। पहले श्रृंखला क्रिया क्या है, श्रृंखला क्रिया चेन रिएक्शन जानते हैं, ये है कि यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन, मंद गति वाले न्यूट्रॉन जिसकी थर्मल एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है से होता। तो होता है क्या कि उसमें से ज्यादातर अभिक्रिया वो होती है जिसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं,
क्या होते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ज्यादातर क्रिया ये होती है कि उसमें कितने होते हैं, 3। और 2 हल्के नाभिक बनते हैं और उसमें एक लगभग 200 मेगावोल्ट से 216 या 190 के बीच मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। बहुत कम ऐसे रिएक्शन है जिसमें 3 एलिमेंट बनते हैं और 4 न्यूट्रॉन निकल सकते हैं, 2 न्यूट्रॉन निकल सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा रिएक्शन होते हैं, लगभग 1000 की बात करें तो उसमें से 4-5 को छोड़कर बाकी में यही होता है कि 2 बराबर न्यूक्लियाई के एलिमेंट बनते हैं, सिमिलर साइज लगभग, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मुक्त होती है और 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। जिनकी जो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं उनकी जो स्पीड होती है, कहने का मतलब है कि साउंड के स्पीड से 8 गुना ज़्यादा होती है और वो हाई एनर्जेटिक होते हैं। तो हाई एनर्जेटिक को स्लो किया जा सकता है, तो अभी आगे आएगा कि मंद को तीव्र करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो फास्ट न्यूट्रॉन से विखंडित होता है 38 और ये मंद से होता है। ठीक है, तो चलिए श्रृंखला क्रिया में क्या होता है कि 3 निकलते हैं। जैसे कि एक यूरेनियम है, इसे एक न्यूट्रॉन ने विखंडित कर दिया आकर के, तो इससे 3 न्यूट्रॉन मिले। अब उसमें यूरेनियम का एक ही न्यूक्लियस तो होता नहीं, हमने उसका जो यूरेनियम एलिमेंट लिया है, बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे, पदार्थ को लिया है यूरेनियम को, मटेरियल को। तो फिर ये क्या करेंगे, अगला यूरेनियम को क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो इनसे भी 3 निकलेंगे। फिर यहाँ पे यूरेनियम, यूरेनियम, फिर यूरेनियम, इनसे 3, फिर इनसे 3, फिर इनसे 3, फिर ये हिट करेंगे। ऐसे 3 कर करके जो है मल्टीप्लाई होते जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, गुणोत्तर है ना, वृद्धि होती जाती है इनके अंदर और एक विशाल विस्फोटक का रूप ले लेते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया रखते हैं, एक चैन बनती जाती है, ठीक है ना, और अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसी को हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और ये 2 तरह की होती है श्रृंखला अभिक्रिया, एक होती है नियंत्रित, एक होती है अनियंत्रित। नियंत्रित अभिक्रिया वो होती है जिसको हम नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग करके उसका ऊर्जा उत्पादन करते हैं, बिजली पैदा करते हैं और एक होता अनियंत्रित, तो उसका परमाणु बम में यूज करते हैं। क्यों, अब जानते हैं कि परमाणु बम एक बार विस्फोट हो जाता है तो इसी तरह से चैन बनती जाती है और अपार ऊर्जा विस्फोटक होती है, तो ये बहुत भयानक हो जाता है। जैसा कि परमाणु बम नागासाकी हिरोशिमा पे 45-47 में गिराया गया था जापान में, तो बहुत विध्वंसकारी हुआ था, ठीक है ना, तो उसे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से 3 की चैन बनती जाती, 3 निकले, फिर 9 बने, फिर 27 बनेंगे, फिर उसका 3 बनेगा, इस तरह से बढ़ती जाएगी चेन रिएक्शन और एक आगे चल करके ये विध्वंसकारी हो जाती है। तो इसको नियंत्रित करके इसका उपयोग परमाणु भट्ठी में किया गया है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, और अगर उसको अनियंत्रित तरह प्रयोग करेंगे तो परमाणु बम में। ठीक है, तो इस बात को लिख लेते हैं कि यूरेनियम 235 के विखंडन में, यूरेनियम 235 के विखंडन में, यूरेनियम 235 के विखंडन में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और ये 3 न्यूट्रॉन क्या करते हैं मालूम है, जो 3 अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन अन्य 3 नाभिकों को, कौन, यूरेनियम के नाभिकों को विखंडित करते हैं, विखंडित करते हैं। तब कितने न्यूट्रॉन तथा 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं। फिर आगे वो 9 करेंगे तो फिर उनसे 3 और 9 त्रिक 27 न्यूट्रॉन बनेंगे ना। ये इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है और
यह क्रम जारी रहता है ना। इसी प्रकार एक बार प्रारंभ होकर इस प्रकार यह क्रिया एक बार प्रारंभ होकर तब तक चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण विखंडनीय पदार्थ समाप्त न हो जाए। जब तक कि संपूर्ण खनिज, जिसको हम वही विखंडनीय पड़ता है, जबकि संपूर्ण खनिज मतलब वही विखंडनीय पदार्थ, खंडनीय पदार्थ समाप्त न हो जाए तब तक चलेगा। तो एक यूरेनियम 1 ग्राम ले लिया जाए या 1 केजी ले लिया जाए तो उसमें करोड़ों न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, तो चलती रहेगी रिएक्शन, ठीक है ना। तो विध्वंसकारी हो जाती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन की, इस क्रिया को ही नाभिकीय विखंडन की, नाभिकीय विखंडन की, इस क्रिया को ही नाभिकीय विखंडन की, इस क्रिया को ही नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इस क्रिया को ही नाभिकीय विखंडन की कौन सी क्रिया कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। जिसमें पहली है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित, इसी को पढ़ना है, नियंत्रित को ही पढ़ना है नाभिकीय रिएक्टर में। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और जैसे इसका हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे? जैसे नाभिकीय रिएक्टर, जैसे नाभिकीय रिएक्टर। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको नहीं पढ़ना है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल है जैसे परमाणु बम, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न के हिसाब से इसके संचालन में कठिनाइयां क्या होती है यूरेनियम 235 की, ठीक है ना। तो उसको हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसमें स्याही भर लिया जाए, कुछ फीका चलने लगा। इसमें नहीं स्याही, इसमें नहीं है, इसमें चलिए हमको नाभिकीय रिएक्टर के बारे में पढ़ना है, लास्ट टॉपिक वही है। अब कठिनाइयाँ है ना, डिफिकल्टीज चेन रिएक्शन में कठिनाइयाँ क्या आती हैं, ठीक है ना। श्रृंखला अभिक्रिया में कठिनाइयाँ,
श्रृंखला प्रक्रिया में कठिनाइयाँ। पहली कठिनाइयाँ क्या होती है? पहली कठिनाई होता है कि जो हमें खनिज में यूरेनियम 235 अल्प मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि 99.3% यूरेनियम 238 और 0.7% केवल यूरेनियम 235 पाया जाता है। तो प्राप्त खनिज में यूरेनियम 235 है ना, अति अल्प मात्रा में पाया जाता है। अति अल्प मात्रा में मतलब कि 0.7%, 1000 में 7 किलो एक से तरह से मात्रा में विद्यमान होता है, मात्रा में विद्यमान होता है, ठीक है ना। मुख्य खनिज से अलग, जिसे ये भी कह सकते हैं कि जिसे मुख्य खनिज से अलग करना पड़ता है ना, जो बहुत खर्चीला होता है, ज्यादा मात्रा में यूरेनियम 238 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूरेनियम 238 का परसेंट होता है 93.7% होता है, बाकी वो होता है तो जो बहुत अधिक खर्चीला होता है, ठीक है ना, जो अधिक बहुत क्या होता है, खर्चीला होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए क्या होता है, ये नॉर्मल यूरेनियम होता है। ये क्या है, नॉर्मल यूरेनियम, ठीक है ना। पहली बात तो कि जो खनिज होता है उसमें नॉर्मल यूरेनियम इतने ज्यादा होते हैं और वो उतने होता है। 1000 किलो की बात करें तो केवल 7 किलो यूरेनियम 200। पहली बात तो ये मिलता नहीं है और इसके प्रोसेस में खर्चा बहुत आता है, तो इसीलिए खर्चीला होता है, ठीक। अब दूसरी बात क्या होती है इसमें कि देखिए यूरेनियम 238 ज्यादा होता है, यूरेनियम 235 कम होता है। तो यूरेनियम 238 क्या होता है, अविखंडनीय पदार्थ है ना, ये अविखंडनीय है, ठीक है ना। यानी कि थर्मल न्यूट्रॉन से ये जो है उष्मीय न्यूट्रॉन से, यानी जिसको हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन कह सकते हैं अंग्रेजी में, न्यूट्रॉन से विखंडित नहीं होता, है, ठीक है ना। क्योंकि हमें जो न्यूट्रॉन हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन से विखंडित होता है, तो हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन प्राप्त करना मुश्किल होता है थोड़ा, है ना। या हाई एनर्जी के अगर न्यूट्रॉन हमें मिल जाए तो उसको स्लो किया जा सकता है कुछ मंदक कुंदक लगा करके, लेकिन अगर यूरेनियम ये विखंडनीय होता है हाई वाले से, ये इससे तो इसको सोख लेगा, मतलब अवशोषित कर लेता है। तो इसके ये जो है तीव्र, कहने का मतलब अधिक वेलोसिटी वाले न्यूट्रॉन से, यानी जिसकी ऊष्मा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, उससे विखंडनित होता है। तो उतना ऊर्जा का न्यूट्रॉन प्राप्त करना मुश्किल होता है, उतने ऊर्जा का न्यूट्रॉन प्राप्त करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ये यहाँ पे लिखेंगे कि ये केवल तीव्र न्यूट्रॉन समझ रहे हैं, जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत क्या होती है, ज्यादा हाई एनर्जी न्यूट्रॉन से,
तीव्र न्यूट्रॉन जिसकी ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक हो, इससे अधिक हो, है ना। इसकी ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक हो, ठीक है ना, उसके द्वारा विखंडित होता है, द्वारा विखंडित होता है, खंडित होता है। तो चूंकि हमें मिलता ही है थर्मल न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन मिलते हैं या हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन है, इसको स्लो किया जा सकता है, लेकिन किसी स्लो न्यूट्रॉन को हाई न्यूट्रॉन, तीव्र न्यूट्रॉन, हाई एनर्जी में बदलना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। और एक चीज और है कि अगर यूरेनियम 200 न्यूट्रॉन के पास, अगर मान लीजिए कि यूरेनियम 238 है, और इसको न्यूट्रॉन दे दिया गया, मतलब जिसकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, मान लो, ठीक है, कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, क्योंकि तीव्र न्यूट्रॉन से अगर ये विखंडित होता है तो इससे जो न्यूट्रॉन बनते हैं, 3 निकलते हैं, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो स्कैटरिंग होती है वो इनइलास्टिक होती है ना। क्या होती है? इनइलास्टिक स्कैटरिंग होने के कारण इनके पास जो निकलते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कुछ हाई एनर्जी को अवशोषित कर लेता है, एक तरह से ये कह लीजिए। तो जो निकलते हैं वो इनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। अगर मान लीजिए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन हमने स्ट्राइक करवा दिया, तो ये जो निकलते हैं न्यूट्रॉन, उनकी कुछ ऊर्जा यूरेनियम अवशोषित कर लेता है। जो निकलते हैं उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेस एनर्जेटिक होते हैं, इन इलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से। इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक मतलब होता है कि जो कोलिजन ऐसा हो जिसमें ऊर्जा का लॉस ना हो, और इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें ऊर्जा का लॉस हो जाता है। इनमें कोलिजन होता है, ये कोलिजन इन इलास्टिक होता है। इनइलास्टिक का मतलब ये हुआ कि इसमें एनर्जी लॉस हो जाती है, और इलास्टिक कोलिजन ये होता है कि लॉस नहीं, न्यूट्रॉन के पास जो ऊर्जा है वही बनी रहती है। तो इनके पास जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाती है। यानी जो न्यूट्रॉन निकलते हैं इनके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ऊर्जा होती है, मतलब इन इलास्टिक। इसको आप कह सकते हैं, हिंदी में याद नहीं आ रहा है, इन इलास्टिक हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इन इलास्टिक स्कैटरिंग के वजह से, प्रकीर्णन की वजह से या विवर्तन की वजह से, इन इलास्टिक टक्कर के कारण, इन इलास्टिक टक्कर के कारण इनकी ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाती है। चाहिए होती है इसको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये विखंडित होता है। जो न्यूट्रॉन निकलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन हो जाती है, उनकी ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हो जाती है कम। अब आगे यूरेनियम को स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं, ये स्लो बढ़ जाते हैं, आगे यूरेनियम इनको शोषित कर लेता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन जो निकलते हैं उनके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं होती, इसलिए चेन रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर पाते, मतलब श्रृंखला क्रिया नहीं चला पाते, है ना। तो जिस कारण श्रृंखला क्रिया नहीं चल पाती, श्रृंखला क्रिया नहीं हो पाती, बन पाती, मतलब चैन वहीं टूट जाता है ना।
और इसके बावजूद मंद न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम 238 द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो ये अविखंडनीय पदार्थ है। अगर मान लीजिए विखंडित तीव्र न्यूट्रॉन ऊर्जा विखंडित होते हैं, मान लीजिए अगर इनकी ऊर्जा इतनी हो भी जाती है तो जो इनसे निकलते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक तन्यता अनतन्यता होता है हिंदी में, तो वह जानिए कि इलास्टिक मतलब वो होता है जिसमें एनर्जी कोलिजन में लॉस ना हो, और इन इलास्टिक का मतलब वो होता है जिसमें कोलिजन अगर हो, टक्कर हो रहा हो, रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है ना। तो ये कठिनाई आती है यूरेनियम 238 के साथ, जो कि अब जैसे ये न्यूट्रॉन स्लो हो गए तो इनको कोई तरीका नहीं होता कि इनकी एनर्जी फिर यहाँ तक पहुंचा दिया जाए। अगर मान लीजिए कि इनके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएंगे न्यूट्रॉन, जो मेरे कहने का मतलब था कि किसी तरीका से इनकी एनर्जी नहीं बढ़ाई जा सकती, यहाँ पर नहीं बढ़ाई जा सकती, ये विखंडन के बाद है, बाद के प्रोसेस में कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई तरह से इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया जाए, है ना। क्योंकि हर बार इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी तो हर बार इनकी एनर्जी 1 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन करना मुश्किल होता है, ये कहने का मतलब है मेरा। तो इसलिए चेन रिएक्शन नहीं चल पाता और ये न्यूट्रॉन इसके द्वारा अगले न्यूक्लियस के द्वारा सोख लिए जाते हैं, तो ये चल नहीं पाता। इसीलिए यूरेनियम 238 अधिक मात्रा में होते हुए भी अविखंडनीय पदार्थ है, इसका कोई यूज नहीं है। यूज किसका है? 235 का। तो 235 में कठिनाई है कि ये कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसको निकालना मुश्किल होता है, तो खर्चीला होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक तीसरा क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा जो भी है ना, तीसरा क्या रीजन होता है उसको भी लिख दिया जाए। ठीक, चलिए चलिए अब जो ईंधन होता है, ईंधन यूरेनियम 235, मतलब तीसरी बात अगर लिखें तो ईंधन का काम करता वही विखंडनीय ईंधन यूरेनियम 235 कह दीजिए। ये विखंडनीय पदार्थ है, ये विखंडनीय होता है। विखंडनीय तो होता है लेकिन ये मिलता मुश्किल से है, हम पहले ही लिख चुके थे, है ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉन से क्या हो सकता है, से विखंडित हो जाता है, खंडित हो जाता है। देखिए ये वाली कोलिजन जो होती है वो इलास्टिक होती, इनइलास्टिक नहीं होती है। इलास्टिक कोलिजन जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, मतलब है कि जब ये यूरेनियम से जाके टकराएगा तो इसकी जो एनर्जी होगी वो खत्म नहीं होती, बल्कि एनर्जी और बढ़ जाती है। इनइलास्टिक में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ और हो जाती है ना। तो उसको हम आगे मंदक उंदक लगा करके उसको फिर डाउन कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ताकि वो आगे विखंडन कर सकता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी जब हम लोग नाभिकीय रिएक्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा 1 न्यूट्रॉन से विखंडित हो जाता, या उसकी ऊर्जा थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं, या ये भी हो सकती है कि इसकी एनर्जी कितना हो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको उष्मीय न्यूट्रॉन कहते हैं। उष्मीय न्यूट्रॉन द्वारा भी हो सकता है ना, विखंडित हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है जिसकी एनर्जी कितनी है, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको उष्मीय न्यूट्रॉन कहते हैं।
ये आकर के यूरेनियम 235 से टकराएगा। ठीक, यूरेनियम 238 तो इससे भी खंडित नहीं होगा, ठीक है ना, वो उसको सोख लेगा अपने अंदर, अवशोषित कर लेता है। अब यहां से यूरेनियम ये है, अब यहां से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, मान ली 3 निकलते हैं, जो कि हमने पढ़ा है 3 निकलते हैं, ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि 3 निकलते हैं। अब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना। प्रत्येक न्यूट्रॉन की एनर्जी कितना होती है कि ऊर्जा लगभग कितनी होती है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। इस विखंडन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी स्पीड इतनी हो जाती है। तो हो सकता है कि जो यूरेनियम से जो एलिमेंट बनते होंगे आगे, उनकी बंधन ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और वो इनको काइनेटिक एनर्जी में मिल जाती है ना, और उनकी ऊर्जा को 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बढ़ा देती है। ऐसा इसके अंदर रिएक्शन होता है। अब ये इससे विखंडन तो होगा किसका, यूरेनियम 238 का। अब ये प्रॉब्लम आती है कि अगला जो यूरेनियम है इससे नहीं होगा, ये उसके पार निकल जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, करीब साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा स्पीड इसकी होती है ना। प्रत्येक न्यूट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो जाती है। अब इसे हमें स्लो डाउन करना पड़ता है। हालांकि वो प्रॉब्लम होती है कि इसे क्या करना होता है, मंदित करना पड़ता है ना, मॉडरेट करना पड़ता है। तो अब यही डिफिकल्टी आती है। तो न्यूट्रॉन की 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले न्यूट्रॉन को मंदित करना पड़ता है। यहाँ पे यही सब डिफिकल्टीज आती है, करना पड़ता है ना, ताकि आगे की श्रृंखला क्रिया हो सके, श्रृंखला क्रिया हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे मंदित करना पड़ता है। तो मंदित करना आसान होता है, लेकिन मंदित को एक्सेलरेट करना बार बार ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए यूरेनियम 235 को ही नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं विखंडनी पदार्थ, और यूरेनियम 238 को अविखंडनी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है कि तीसरा है कि जो यूरेनियम 235 का है उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए। विखंडित होने के लिए न्यूट्रॉन से उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए, चाहे वो स्फीयर के फॉर्म में हो चाहे सिलेंडर के फॉर्म में हो। मतलब है कि विखंडित होने के लिए एक निश्चित आकार होना चाहिए, जिसको हम लोग क्रिटिकल साइज कहते हैं, क्रांतिक आकार साइज कहते हैं, जो ईंधन की ज्योमेट्री पर निर्भर करता है और न्यूट्रॉन के स्पीड पर निर्भर करता है। जो ईंधन की ज्योमेट्री न्यूट्रॉन की स्पीड पे निर्भर करता है, कि थोड़ा सा बहुत स्लो है तो थोड़ा सा पतले साइज का, मतलब क्रिटिकल साइज जो होती है वो ऐसा नहीं कि सब वो न्यूट्रॉन की स्पीड पर डिपेंड करती है। तो उस साइज का जो है हम लोग वो ईंधन को उस साइज का बनाना पड़ता है, उस साइज की गोलियां बनानी पड़ती है उस आकार की, ठीक है ना। अब पता चला कि हमने यूरेनियम को बहुत पतला बना दिया और न्यूट्रॉन उससे गया, उसके पार निकल गया, तो विखंडन होगा नहीं। विखंडन होने के लिए उसे उसके अंदर एक्सोसित होना पड़ेगा, है ना, अंदर रह करके एक्सप्लोजन करना पड़ेगा। तो एक साइज ऐसी हो ताकि न्यूट्रॉन उससे विखंडित कर सके। तो जिस साइज को, और वो डिपेंड करता है न्यूट्रॉन की यूरेनियम की ज्योमेट्री और न्यूट्रॉन के स्पीड्स पर, है ना। तो क्रिटिकल मास जिसको हम लोग क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, चौथी जो है क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है वही ठीक लिख लेते हैं, क्रांतिक द्रव्यमान। तो उस बारे में हम लोग सकते हैं कि यूरेनियम 235 खनिज का आकार
यूरेनियम 235, खनिज भी कह सकते हैं, अयस्क भी कह सकते हैं। खनिज का आकार ठीक है ना। अयस्क को खनिज कहा जा सकता है, लेकिन सभी खनिज को अयस्क नहीं कह सकते हैं। अयस्क मतलब समझते हैं वो है जिस खनिज से हम निकाल लिया जाए, ठीक है ना। और सभी खनिज को अयस्क नहीं कहा जा सकता है, आप ऐसा जानते हैं। तो यूरेनियम 235 खनिज का आकार जो है एक निश्चित आकार से अधिक होना चाहिए, है ना। एक आकार, एक निश्चित यूरेनियम 235 खनिज का आकार एक निश्चित आकार का होना चाहिए, एक निश्चित आकार का होना चाहिए, जिससे न्यूट्रॉन से विखंडित कर सकें, ठीक है ना। जो न्यूट्रॉन की स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पीड मतलब हाई एनर्जी पे डिपेंड करता है, हाई स्पीड हो जाएगी, स्पीड पर, गति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और उसका आकार जो है क्रांतिक द्रव्यमान जिसको कहते हैं, विखंड जो न्यूट्रॉन की स्पीड पर निर्भर करता है, इसे क्रांतिक द्रव्यमान भी कहा जाता है। इसे क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। यह एक निश्चित आकार से अधिक भी होना चाहिए, ये भी हो सकता है ना। मतलब एक निश्चित आकार से कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो जाए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो पता चला उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है न्यूट्रॉन की कि उसको पार कर गया, बिना विखंडित किए। तो खनिज का आकार एक निश्चित आकार का होना चाहिए जिससे न्यूट्रॉन उसे विखंडित कर सके, जो न्यूट्रॉन की गति पर निर्भर करता है। इसे क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। तो अगर हमें विखंडित नहीं कराना होता, यूरेनियम को ऐसे रखना होता, यानी एक निश्चित आकार से अधिक भी यहाँ लिखना चाहिए था कि आकार एक निश्चित आकार से का होना चाहिए या से अधिक होना चाहिए। आप दोनों लिख सकते हैं, से अधिक, मर्जी के ऊपर, ठीक है ना। अगर हमको यूरेनियम को सुरक्षित रखना है, उससे विखंडन ना हो भविष्य के लिए, तो हम इसको आकार को बढ़ा देते हैं, बल्कि ये ना लिखिए से अधिक, वो बाद में लिखते हैं, बल्कि यही ज्यादा अच्छा है, निश्चित आकार का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्रांतिक द्रव्यमान का अगर आकार कम हो गया तो क्या हो जाता है? विखंडन नहीं हो पाता, न्यूट्रॉन उसको बाहर पेनेट्रेट करके बाहर चले जाते हैं। इसे सुरक्षित करने के लिए इसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से बड़ा रखते हैं, है ना। यूरेनियम 235 को सुरक्षित रखने के लिए इसका आकार क्रांतिक आकार से, यानी इसका द्रव्यमान एक तरह से क्रांतिक आकार कहिए व क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक रखते हैं, अगर क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक रहेगा तो विखंडन नहीं होगा, नहीं तो कोई घटना घट सकती है, ठीक है ना। पता चला कि वो विखंडित हो गया, तो इसीलिए
एक खनिज को सुरक्षित अगर रखना है तो उसे क्रांतिक आकार से अरे सॉरी, देखिए गलती हो गया, सुरक्षित रखने के लिए इसका आकार क्रांतिक आकार से कम कर देते हैं। से क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जब क्रांतिक आकार से कम कर देते हैं तो विखंडन होगा नहीं, है ना। क्रांतिक आकार से कम कर देते हैं, है ना, तो उसकी छोटी छोटी गोलियां बना देते हैं, यानी उसका आकार कम कर देते हैं ताकि विखंडन होने की संभावना ना हो, ताकि यूरेनियम को हम सुरक्षित रख सकें। अगर विखंडित करना है तो उस क्रांतिक आकार न्यूट्रॉन के स्पीड के हिसाब से उसका इतना आकार, इतना द्रव्यमान होना चाहिए कि वो उसको विखंडित कर सके। लेकिन अगर हमको विखंडित नहीं करवाना है, उसे सुरक्षित रखना है, तो इसका आकार क्रांतिक आकार से कम कर देते हैं, है ना। इसे छोटी छोटी गोलियों के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। तो यूरेनियम 235 का आकार एक निश्चित आकार से का होना चाहिए, या अधिक हमने जो लिखा था वो सही था, जिससे न्यूट्रॉन उसे विखंडित कर सके, जो न्यूट्रॉन की गति में निर्भर करता है और इसके ज्योमेट्री पर। इसे क्रांतिक द्रव्यमान या क्रांतिक आकार कहते हैं, दोनों कैसे। यूरेनियम 235 को सुरक्षित रखने के लिए इसका आकार क्रांतिक आकार से कम कर देते हैं ताकि इसका विखंडन अनावश्यक ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब एक चीज और 5वां लिख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम जो हमने लिखा था किससे अधिक वो सही था, लेकिन ज्यादा सही एक निश्चित आकार का होना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रांतिक द्रव्यमान का मतलब होता है कि ईंधन यूरेनियम का वो द्रव्यमान जो चेन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया करा सके, यानी कि जो श्रृंखला अभिक्रिया न्यूट्रॉन द्वारा हो सके, उसे क्रांतिक द्रव्यमान या उसका क्रांतिक आकार कहते हैं, ठीक है ना। क्रांतिक द्रव्यमान या क्रांतिक आकार कहते हैं। तो अगर नहीं कराना है, सुरक्षित रखना है, तो उसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम करके रख दिया जाता है। नहीं अगर कराना है तो उसका आकार क्रांतिक आकार या उससे अधिक कर देते हैं। जो हमने वहां पर उल्टा लिखा था, से अधिक, वो सही था, गलत नहीं था। या तो क्रांतिक आकार का हो या उससे थोड़ा अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम विखंडन की दर, चौथी बात है, 5वीं जो भी है, विखंडन की दर कैसे निर्धारित करते हैं। विखंडन की दर, है ना, की बात कर लें, जिसको हम लोग विखंडन नियतांक कहते हैं। विखंडन नियतांक, खंडन नियतांक, जिसको हम लोग के से डिफाइन करते हैं। ये क्या चीज होता है? विखंडन नियतांक, विखंडन की दर, कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फिजन, है ना। विखंडन की दर का नियंत्रण कैसे करेंगे? विखंडन की दर का नियंत्रण, विखंडन की दर का क्या है? नियंत्रण। तो क्या होता है? एक विखंडन नियतांक होता है। के वो चीज होता है कि जनन में, जैसे कि जो प्रेजेंट जनन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, यानी विखंडन की जो संख्या है, वर्तमान में विखंडन की संख्या, एक तरह से कह सकते हैं कि वर्तमान में विखंडन की संख्या बटे होता है पूर्व में विखंडन की संख्या, पूर्व में हुए विखंडन की संख्या। तो वर्तमान में विखंडन की संख्या और पूर्व में विखंडन की संख्या अगर बराबर है तो चेन रिएक्शन कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ेगा। अभी बताएंगे कैसे, है ना। ये के बराबर होता है कि वर्तमान में विखंडन कितने हो रहे हैं और पूर्व में हुए विखंडन की संख्या, ठीक है। तो अगर के बराबर 1 है, के बराबर 1 है,
कहने का मतलब ये हुआ कि वन फिशन मतलब एक विखंडन केवल एक ही विखंडन करेगा। वन फिजन कॉजेज वन फिजन, ठीक है ना। वन फिजन कॉजेज वन फिजन का मतलब है कि पूर्व में हुआ एक विखंडन वर्तमान में भी जो अब होने वाला है, यानी एक विखंडन केवल एक ही विखंडन करेगा। तो अगर k बराबर 1 है तो चैन जो श्रृंखला क्रिया नियत होगी। क्या होगी? श्रृंखला क्रिया क्या होगी? नियंत्रित होगी, नियंत्रित होगी, होगी, तित होगी, ठीक है ना। और यहां पे अगर आ जाए कि k ग्रेटर देन 1 हो गया। k ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में विखंडन जो है ज्यादा हो रहा है पूर्व में विखंडन की संख्या से। कहने का मतलब है कि कंटिन्यू विखंडन बढ़ता जा रहा है। कंटिन्यू विखंडन देखिए, पूर्व में मान लीजिए कि एक विखंडन हुआ, वर्तमान में 3 हुआ, फिर ये वर्तमान में 3 हुआ, पूर्व में 3 हुआ, फिर वर्तमान में जाके 9 हो जाए, फिर पूर्व में 9 हो वर्तमान में जाके 27 हो जाए। तो कहने का मतलब होता है कि ये अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया अनियंत्रित होगी, ऐसे लिख सकते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होगी? अनियंत्रित होगी, है ना। यानी वो चैन बढ़ती जाएगी और k स्मॉलर देन 1 हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा हो, यानी कि पूर्व में विखंडनों की संख्या ज्यादा, यानी न्यूट्रॉन ज्यादा थे और बाद में जाके कम हो गए। तो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, यानी कि श्रृंखला क्रिया ही नहीं होगी, यानी कि श्रृंखला क्रिया क्या हो जाएगी? श्रृंखला क्रिया समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये वाली चीज होनी चाहिए। ये दोनों अगर केस आ रहा है, ये वाला है तो विस्फोटक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे परमाणु बम, और यहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा मतलब। और यहाँ पे जो आएगा वो नाभिकीय क्रिया, नाभिकीय रिएक्टर में, की रिएक्टर में ऐसा होता है, और ये परमाणु बम में होता है, ठीक है ना। तो K जो है ये विखंडन की दर का नियंत्रण करता है, जिसको विखंडन नियतांक कहते हैं। ये होता है कि वर्तमान प्रेजेंट में विखंडन की संख्या है, नंबर ऑफ फिजन इन प्रेजेंट, है ना, जनरेशन में। और ये हुआ पूर्व माने प्रीवियस नंबर ऑफ फिजन, पूर्व में हुए विखंडन की संख्या। अगर ये दोनों बराबर रेट से चल रहा है, मतलब एक न्यूट्रॉन एक विखंडन करा, फिर एक न्यूट्रॉन एक विखंडन, मतलब तो कंट्रोल अभिक्रिया है। अब पता चला कि एक न्यूट्रॉन एक विखंडन किया, फिर 3 निकल गए, फिर 9 किए, 27 किए, यानी कहने का मतलब है कि पूर्व में जो विखंडन है उससे ये ज्यादा होता जा रहा है। तो जब ये विखंडन आगे बढ़ता जाएगा तो श्रृंखला क्रिया अनियंत्रित हो जाएगी, तो वो विस्फोटक का कारण बन जाएगी, जैसा कि परमाणु बम में होता है। अगर दोनों बराबर चल रहे हैं कि पूर्व में जो विखंडन हुआ आगे चल के भी वही हुआ, यानी एक हुआ तो आगे भी एक ही हो, यानी पूर्व में जो हुआ, यानी भूत में यहाँ लिख सकते हैं प्रीवियस मतलब पूर्व में, यानी पहले का, ये वर्तमान में। तो दोनों अगर बराबर चल रहे हैं तो इसका मतलब अभिक्रिया नियंत्रित है। तो ऐसा नाभिकीय रिएक्टर में होता है, जिसको नियंत्रित श्रृंखला क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक। चलिए, टाइम भी बहुत ज्यादा होने वाला है, अब हम लोग लिख लेते हैं नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भागों के नाम लिखो, है ना, और कार्य। एक प्रश्न के हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग कि नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग कौन कौन हैं और उनके बारे में लिखो, उनका काम क्या होता है, और एक नाभिकीय रिएक्टर का फिगर बनाना है, फिगर बना करके उसे समझाना है, ठीक। तो हमें लगता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट ऐसे ही हो गया। तो हमने सोचा था कि इसमें आ जाएगा,
श्रृंखला क्रिया। तो आज हम लोगों ने केवल नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ा और श्रृंखला क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इनको संचालन में कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं, क्या होता है ना। और अब हमको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना था, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर का हमें अच्छा फिगर बनाना है, उसके हर पार्ट को फिगर में लिखना है और उसके हर पार्ट के बारे में कि क्या काम होता है, क्या है और क्या काम करता है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है ना, यानी उसके पार्ट कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है और एग्जाम्पल कौन ऐसी चीज है जो उसका रोल अदा करती है। ठीक है ना, जैसे नियंत्रक छड़े, इसका काम क्या होता है, यानी श्रृंखला क्रिया को नियंत्रित करना, मतलब इसी को बराबर बनाए रखना है ना। कंट्रोल रॉड जिसको कैडमियम की बनी होती है, उसी तरह से मंदक होते हैं जो भारी जल के होते हैं, ठीक है ना, कार्बन के होते हैं, ग्रेफाइट। तो इसी तरह से इसके पार्ट हैं। तो हम अभी एक फिगर बनाएंगे और उसके बाद उनके पार्टों के बारे में लिखेंगे, तो ये लंबा वीडियो खिंच जाएगा। तो चलिए अब आज यही हम समाप्त करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर हुआ, आगे नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संलयन, हमें लगता है कि ये भी एक बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो हमें लगता है कि हम 2 वीडियो में से समाप्त कर सकते थे, लेकिन हमें लगता है कि इसके बाद भी 2 वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे का रहेगा नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय संलयन, युग्म विनाश, युग्म उत्पादन। और नाभिकीय संलयन की क्रिया जो होती है वो सूर्य के ऊपर, सूर्य के आसपास जो रिएक्शन होता है, कहने का मतलब नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य के पास इतनी ऊर्जा होती है। तो उसमें कोई अलग अलग कार्बन चक्र, नाइट्रोजन कार्बन चक्र होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होगी तो देखते हैं कि एक वीडियो में आ जाता है कि 2 वीडियो में आ जाता है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहे, पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।